हेल्थलाइन के सह प्रायोजक हैं ओरोकैम, जॉइन हैंड्स फॉर बेटर हेल्थ केयर। सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं और जाहिर सी बात है ठंड से बचने के लिए हमें तैयारी भी करनी होगी। सर्दियों में सर्दी जुकाम, बंद नाक, सांस लेने में तकलीफ, बुखार, गले और कान में इन्फेक्शन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और ये बीमारियां एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हैं। इस मौसम में अस्थमा और साइनोसाइटिस की बीमारी से ग्रसित लोगों की समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं। इस मौसम का खुश्क वातावरण अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है और वातावरण में नमी के अभाव में उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है। सर्दियों के मौसम में हमें अपना खास ख्याल रखना पड़ता है। इस मौसम में स्वास्थ्य के प्रति बरती गई थोड़ी सी लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। इसलिए बदलते मौसम से संबंधित परेशानियों को समझना और एहतियात बरतना जरूरी हो जाता है। नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। मौसम में बदलाव अपने साथ कई बीमारी लेकर आती है, लेकिन जरूरत है हमें मौसम की जरूरतों को समझने और अपनी देखभाल की, क्योंकि सर्दियों में जरा सी भी लापरवाही से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी सब समस्याओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं अपने हेल्थलाइन कार्यक्रम में। अगर आपकी भी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें फोन करके अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172504334। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सर्दियों में होने वाली समस्याओं के बारे में, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट से डॉक्टर विकास भूटानी। जी डॉक्टर विकास, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि सर्दियों के मौसम में किस तरह की समस्या होती है? सर्दियों के मौसम में हमें आमतौर पर देखने को मिलता है कि सांस से दिक्कत बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी नेजो ब्रोंकियल एलर्जीज हम आमतौर पर उसको बोल सकते हैं ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में। स्टार्टिंग करें हम कि नोज पे नजला बहना, नोज ब्लॉक होना, फिर ईयर की प्रॉब्लम, आंख कान बहना, कान बंद हो जाना, फिर आ जाएगी गले की प्रॉब्लम, गला खराब होना, खांसी होना, जुकाम होना, ये सारी प्रॉब्लम। फिर नीचे उससे बात चले, रेस्पिरेटरी सिस्टम नीचे चले तो अस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें जो सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती हैं। जी, वायरल की भी बहुत प्रॉब्लम देखी जाती है, जैसा कि आपने कहा सर्दियों की जो जुकाम वगैरह होती है। हाँ। तो ये काफी फैलती भी है एक दूसरे से, तो इस दौरान किस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों को ये बीमारी? देखो, वायरल और कॉमन कोल्ड, वायरल दूसरा नाम इसका कॉमन कोल्ड भी है। इसमें आमतौर पर यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हल्का बुखार होना, नजला होना, जुकाम होना और गला खराब होना। तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है। आमतौर में इसमें कोई एंटीबायोटिक्स का परहेज नहीं करना चाहिए। पहली बात तो सबसे जो ज्यादातर देखा जाता है कि लोग होम रेमेडीज में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं और ज्यादातर केमिस्ट के पास जाते हैं, खुद ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके करते हैं। वो सबसे पहली बात मैं सबको बताना चाहूंगा कि वो गलत है। इसमें जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो ध्यान देना चाहिए, एक तो सडन एक्सपोजर इन सडन चेंज इन टेम्परेचर, एकदम टेम्परेचर चेंज जब होता है तो उस समय में अपना पूरा बचाव करना चाहिए। और इसमें हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो इसमें सिर्फ एंटी एलर्जिक्स जो होती हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, और दूसरा अगर फीवर है तो पैरासीटामोल टैबलेट्स आती हैं, क्रोसिन की टैबलेट्स आती हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। फीवर अगर इसमें हाई ग्रेड होता है, 102 103 से क्रॉस करता है, फिर अपने डॉक्टर की या फैमिली फिजिशियन डॉक्टर जो भी किसी का है उससे सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। फैलने का ये है कि हाँ, फैलती जरूर है कि जो क्लोज कंटैक्ट्स हैं, वायरल आमतौर पर आप लोगों ने भी देखा होगा, सबने घर में एक बार आता है तो 3-4 लोगों को 2-3 लोगों को इन्वॉल्व जरूर करता है। तो इसमें सबसे जरूरी हमें रहता है कि अपनी इससे बचाव का ये है कि जिसमें घर में किसी को हुआ है तो उससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको अलग कमरे में बंद कर दिया, नहीं, उससे डायरेक्ट जैसे उसने खांसा है तो वो अपना खांसता है जब तो वो अपना कुछ प्रयोग करे, मुंह के सामने अपना हैंकरचीफ रखे, कुछ रखे, सो दैट कि उसके ड्रॉपलेट दूसरे घर के फैमिली मेंबर को नहीं कैच कर सके, ये प्रयोग करना चाहिए। और फिर इसमें एक और चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि जब ये बीमारी फैलती है घर में, हम तो अपनी बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट और
अच्छा खाना पीना, प्रॉपर फ्लूइड, क्योंकि ये अगर अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो ये बीमारी पकड़ने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। जी डॉक्टर भूटानी, जैसा कि आपने कहा है कि बुखार वगैरह आने पर पैरासीटामोल के वगैरह के बारे में भी आपने कहा, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि इमीडिएटली दवा लेने के बाद बुखार तो उतर जाता है, फिर दोबारा भी बुखार चढ़ जाता है। देखो हाँ, ये आपने ठीक कहा, बुखार उतर तो जाता है, पैरासीटामोल एक्ट करती है 4 से 6 घंटे में, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पैरासीटामोल लेने से आप वायरल से बच सकते हैं, नहीं, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, 5 से 7 दिन तक रहेगा। सेल्फ लिमिटिंग बॉडी की इम्यूनिटी ने अपनी होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं उसी ने इसको फाइट करना है, कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है इसमें। इसीलिए जिन लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा वीक रहती है उन लोगों में ये ज्यादा देर तक परसिस्ट करते हैं। जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग आपने देखा होगा वो 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हफ्ता ठीक नहीं होते। फिर इसमें सुपर इम्पोज सेकेंडरी इन्फेक्शंस का भी रिस्क थोड़ा बना रहता है। जी। तो क्या ये दवा लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? पैरासीटामोल लेने के बाद ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, एंटी एलर्जिक्स लेने के बाद ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जो हाँ साइड इफेक्ट्स एंटीबायोटिक्स से जरूर होते हैं। एंटीबायोटिक्स का मैंने पहले भी आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स का सेवन जो है बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं करना चाहिए जी, एटलीस्ट वायरल इलनेसेस में। जी, वायरल की हम बात कर रहे हैं, बच्चों में आसानी से वायरल जो समस्या है फैल जाती है, जल्दी से उन्हें ये इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनका किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? बच्चों का भी ये, बच्चे नॉर्मल जब सीजन चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, अपने आप को पूरा कवर नहीं करते, स्कूल भी जाते हैं। कई स्कूल्स ऐसे भी हैं जिनमें हाफ स्लीव्स ही अलाउड रहता है, 15 दिसंबर से होता है, 1 दिसंबर से होता है। नॉर्मली जो विंटर चेंज ऑफ सीजन देखने को मिलता है हमें अक्टूबर नवंबर में मिल जाता है, तो वो उस टाइम अपने कपड़ों का नहीं ध्यान रख सकते, अपने आप को पूरा कवर नहीं कर सकते, एक वो चीज है। फिर वो ठंडी चीजों का परहेज नहीं करते, फिर से एकदम बाहर खेल के आए या स्कूल से आए, आते ठंडा पानी ले लिया, आइसक्रीम खा लिया, तो ये चीजें थोड़ा उनको प्रोन कर देती हैं इन्फेक्शंस को। जी डॉक्टर भूटानी, जब सर्दियों का मौसम आता है तो बहुत सारी समस्या, जैसे हम उसके बारे में बात करें, पर कई ऐसे लोग हैं जिनमें नोज रनिंग की समस्या जो है सर्दियों में लगातार बनी रहती है, तो इसकी क्या वजह है? जो नोज रनिंग की समस्या कुछ लोगों में लगातार बनी रहती है उसको बोलते हैं क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस। मींस कि एलर्जिक कंडीशन है उन लोगों को या उन बच्चों को या उन एडल्ट्स को जिनको भी बीमारी रहती है, तो उनको इसका मतलब ये रहता है कि ठंड से एलर्जी है जी। तो उनको हमें मेनली ठंड से बचाव करना चाहिए। ठंड से बचाव ज्यादातर एक्सट्रीम कोल्ड में, एक्सट्रीम कोल्ड जब बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग्स में उनको अवॉइड करना चाहिए कि घर से बाहर जाएं। जाना भी है तो प्रॉपरली कवर्ड क्लैड होके जाएं, कैप डाल के जाएं, मफलर लेके जाएं। जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि नोज रनिंग की समस्या जिन्हें होती है तो अक्सर नाक भी बंद हो जाता है, उनके लिए वो इनहेलर लेते हैं, नेबुलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कितना उनके लिए हानिकारक हो सकता है या फिर ये कितना मददगार? देखो ऐसा नहीं है, ऐसा होता है कि जो एलर्जी कंडीशंस होती हैं उसमें एंटी एलर्जिक्स तो हम मरीज को लेना ही पड़ता है जी। हानिकारक नहीं है ये सारी चीजें अगर प्रॉपर डॉक्टरी सलाह से ली जाएं। अब नोज रनिंग है उसमें एंटी एलर्जिक भी काम करता है, कुछ नेजल स्प्रेज आते हैं वो भी काम करता है जी। हाँ कुछ चीज इसमें आती है, जब नेजल ड्रॉप्स लोग, जब नोज आपने बात करी थी नाक बंद हो जाना, नोज ब्लॉकेज जिसको बोलते हैं, वो भी इसका एक कंपोनेंट है नेजल एलर्जीज का। अब जब किसी का नाक बंद हो जाता है तो लोग आमतौर पर देखा केमिस्ट पर जाएंगे, उसको नेजल ड्रॉप्स इसमें 2 बूंद डालो और आपका नाक खुल जाएगा। खुल तो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन उसमें रिबाउंड बहुत रहता है क्योंकि लोग उसको लगातार यूज करते हैं, वो शॉर्ट टर्म यूज के लिए होता है। तो नेजल ड्रॉप्स मैं कहूंगा कि बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए और प्रोलॉन्ग्ड यूजेज इसकी 2 से 3 दिन से ज्यादा नेजल ड्रॉप्स की नहीं करनी चाहिए। नेजल स्प्रेस की बात डिफरेंट है, वो अपनी डॉक्टरी सलाह से जिसको भी कंटिन्यूस यूज रिकमेंडेड है वो जरूर करें जी। डॉक्टरी सलाह कब लेनी चाहिए अगर इस तरह की समस्या है? तो देखो जो एलर्जी का पेशेंट है तो वो तो उसको अपने फैमिली फिजिशियन और अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए और इनफैक्ट सलाह लेनी चाहिए मौसम चेंज होने से पहले। मींस अक्टूबर, जैसे मिड अक्टूबर, नॉर्मली हम मौसम चेंज जो कहते हैं इस मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर, या उधर बोलते हैं हम जब दूसरी तरफ चेंज होगा मिड अप्रैल, मिड मार्च टू मिड अप्रैल, उस टाइम पे खासकर कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं कि अगर हम पहले से वो स्टार्ट करें तो इन समस्याओं से काफी हद तक बचाव हो सकता है। डॉक्टर भूटानी, अस्थमा के मरीजों की समस्या जो है वो सर्दियों में काफी बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है? अस्थमा भी ये सारा मैंने आपको कंपोनेंट समझाया, ये सारा एक ही है जिसको बोलते हैं नेजियो ब्रोंकियल एलर्जी। नाक से लेके नीचे, नाक के बाद नाक, कान, गला, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ये सारा एक ही चीज, एक ही कॉम्प्लेक्स, एक ही सिम्टम कॉम्प्लेक्स है एलर्जी का। तो वो अस्थमा की प्रॉब्लम भी इसीलिए बढ़ती है बिकॉज ऑफ
कोल्ड एलर्जी, पीपल आर एलर्जिक टू, जो लोग हैं वो कोल्ड से या एक्सेसिव ठंड से, उससे ज्यादा उनकी बॉडी एलर्जिक है जी। तो उन्हें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? उन्हें एक तो आपने जो इनहेलर्स उनको प्रिस्क्राइब किए गए उनके डॉक्टर से, वो उनको रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक लोगों में बहुत बड़ा मिथ है कि एक बार इनहेलर पे आ गए तो वो लाइफ लॉन्ग इनहेलर पे रहेंगे और इसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा और क्लियर करना चाहूंगा कि ये इनहेलर्स के वर्चुअली दे आर फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बिकॉज इनका सारा का सारा जो ड्रग हम लेते हैं वो सारा का सारा सीधा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही जाता है, कि सांस की नाली में ही जाता है और लंग्स में जाता है। सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं है, और सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं है तो साइड इफेक्ट्स नहीं है जी। तो इनहेलर्स का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर की सलाह से जरूर करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप ठीक भी हैं तो मेंटेनेंस इनहेलर्स आते हैं कुछ। मेंटेनेंस मींस कि वो आपकी बीमारी को कंट्रोल में रखते हैं, दिन में एक बार लेना होता है, वो जरूर लेना चाहिए जी। डॉक्टर भूटानी, हमारी बातचीत जारी रहेगी सर्दियों की समस्याओं के बारे में। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सर्दियों की समस्याओं के बारे में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर विकास भूटानी जी। डॉक्टर भूटानी, हम बात कर रहे थे सर्दियों की समस्याओं के बारे में, तो काफी समस्या हैं, जैसे नाक बंद हो जाता है, गले में खराश की समस्या होती है, स्टीम की जो लोग अक्सर स्टीम लेते हैं तो वो कितना फायदेमंद होता है? स्टीम बहुत फायदेमंद होता है, खासकर जब नाक बंद हो, गला खराब हो, बहुत फायदेमंद चीज है। बच्चों में तो खासकर हम रिकमेंड करते हैं कि स्टीम देने से उनके ये जो सिम्टम्स हैं काफी बेहतरी से ठीक हो सकते हैं जी। गार्गलिंग भी आप लोग गार्गलिंग भी हम बिल्कुल एडवाइस करते हैं, और गार्गलिंग भी इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि वो डिकंजेस्ट करती है उसको, अपने जो थ्रोट के अंदर, जो गले के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो रेडनेस हो जाता है, उसको थोड़ा डिकंजेस्ट करता है। गार्गलिंग भी हम बोलते हैं कि एक गार्गलिंग के भी 2-3 मेथड हैं करने के। एक तो कोसा पानी लेके, ल्यूकवार्म वाटर लेके उसमें नमक डाल सकते हैं, दूसरा उसमें डिस्प्रिन का टैबलेट डाल सकते हैं, तीसरा बीटाडीन गार्गल्स मिलते हैं मार्केट में, तो वो ले सकते हैं, वो तो बहुत फायदेमंद रहते हैं। तो इनफैक्ट अगर गार्गलिंग कोई अच्छे तरह से कर ले दिन में 3 या 4 बार, जिसका गला खराब है और उसको सिर्फ वायरल इन्फ्लेमेशन है, तो एंटीबायोटिक से बच सकता है जी। इसका मतलब ये हुआ कि दवाइयों से बेहतर होम रेमेडीज होते हैं, या अगर कोई इसको प्रॉपर्ली फॉलो करे तो ये बहुत अच्छी रेमेडीज है। जी जी। डॉक्टर भूटानी, अक्सर सर्दियों के मौसम में नाक से ब्लीडिंग की समस्या देखी जाती है, तो इसकी क्या वजह है? देखो, नाक से ब्लीडिंग की समस्या के भी कारण 2-3 रह सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अगर बात करें, जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, तो उनको भी नाक से ब्लीडिंग, इसको बोलते हैं एपिस्टेक्सिस, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। हाई ब्लड प्रेशर इसका एक बड़ा कॉमन रीजन रहता है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं सर्दियों के मौसम में नाक बंद होना, ऐसी चीजें का, तो उसमें जो साइनोसाइटिस रहता है, जिसको सीवियर साइनोसाइटिस हो जाए, साइनस में इन्फेक्शन, उसमें भी नाक पे ब्लीडिंग आ सकता है जी। तो अगर सीवियर साइनोसाइटिस है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है, उसमें फिर एंटीबायोटिक का परहेज इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, हमें एंटी एलर्जिक्स भी प्रॉपर्ली लेनी पड़ेंगी, तो उसमें डॉक्टरी सलाह जरूरी है। और अगर ब्लड प्रेशर के कारण ब्लीडिंग हुआ है तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना प्रॉपर्ली, वो बहुत जरूरी है।